हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रियंका। हम पढ़ रहे थे ओशिनोग्राफी। ज्योग्राफी में ओशिनोग्राफी जो फिजिकल ज्योग्राफी का लास्ट पोर्शन है और इसमें एक आध दो क्लासेस और हैं, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे। कल हमने देखा था टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, आज हम देखने वाले हैं ओशनिक करंट्स। ठीक है, साथ में याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओशिनिक करंट सबसे पहले क्या है? ओशिनिक करंट्स है कि ओशियन के सरफेस वाटर का मूवमेंट। ठीक है, ओशियन के सरफेस वाटर का मूवमेंट। तो क्या लिखेंगे हम? ओशिनिक करंट क्या है? मूवमेंट ऑफ ओशिनिक सरफेस वाटर इन डेफिनिट डायरेक्शन। ठीक है, मतलब एक सही डायरेक्शन में, ऐसा नहीं कि कहीं भी, एक सही डायरेक्शन में चलना, उसको क्या कहते हैं हम? ओशिनिक करंट कहते हैं। ठीक है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ओशिनिक करंट कहते हैं। तो मूवमेंट ऑफ ओशिनिक सरफेस वाटर इन डेफिनिट डायरेक्शन इज नोन एज ओशिनिक करंट। अब ओशिनिक करंट को कौन कौन से फैक्टर्स हैं, क्यों सरफेस वाटर मूव करता है, क्या जरूरत पड़ गई सरफेस वाटर को मूव करने की? ठीक है, तो हमने देखा था कि जो वाटर है, जैसे हमने जब विंड पढ़ा था उस क्लाइमेटोलॉजी में, जब क्लाइमेटोलॉजी में हमने विंड पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि वाटर के मूवमेंट के लिए या विंड के मूवमेंट के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? स्लोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हमें किसकी जरूरत पड़ती है? स्लोप की जरूरत पड़ती है, मतलब कि ग्रेडियंट की जरूरत पड़ती है, मतलब अंतर की जरूरत पड़ती है। हमें एक अंतर चाहिए कि क्यों आखिर वाटर मूव कर रहा है, क्यों विंड मूव कर रही है। अगर कर रही है तो, अगर आपने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा है तो ये आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो अगर आपने क्लाइमेटोलॉजी नहीं पढ़ा है तो पहले प्लीज आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो नंबर 1 हम देखते हैं फैक्टर्स कि वाई ओशियन करंट्स ब्लोज। ठीक है, क्यों ओशियन करंट फ्लो करती है, क्यों चलती है, क्यों मूवमेंट करती है? तो ओशियन करंट का फ्लो हम देखने वाले हैं कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला है टेम्परेचर। हमने आपको बताया था कि जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है तो मॉलिक्यूल हल्के होकर उठने लगते हैं। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? हल्के होकर ऊपर उठने लगते हैं, मतलब कन्वेक्शनल करंट जैसा। ठीक है, ठीक है, हल्के होकर उठने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है? यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है? लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और जहां पे टेम्परेचर कम होता है वहां पे मॉलिक्यूल बैठे रहते हैं और यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मॉलिक्यूल ऊपर उठने लगे तो यहाँ पे थोड़ा इस तरीके की सिचुएशन बन गई। तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ। क्यों ऐसा हुआ? टेम्परेचर के कारण। आपको पता है कि जहां पे ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, अब ऐसा मत कर देना कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव करती है, तो पानी भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, वार्म वाटर कोल्ड वाटर की तरफ जाता है, क्योंकि वार्म वाटर हल्का होता है, वार्म वाटर के मॉलिक्यूल हल्के होते हैं, उनमें थोड़ा गैप होता है। लेकिन कोल्ड वाटर में ज्यादा डेंसिटी रहती है, तो कोल्ड वाटर मूव नहीं करता है, ये मत भूल जाना। ठीक है, वार्म वाटर जो है वो मूव करता है। कौन मूव करता है? वार्म वाटर मूव करता है। तो टेम्परेचर समझ में आ गया। दूसरा है प्रेशर, बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या है? प्रेशर। जहां पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, जहां पे ज्यादा डेंसिटी होगी, वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, और प्रेशर ज्यादा होगा तो वहां का पानी क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा। ठीक है, तो वार्म वाटर से कोल्ड वाटर की ओर मूवमेंट होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो पहला हो गया टेम्परेचर, दूसरा हो गया प्रेशर, तीसरा पानी किसकी हेल्प से मूव कर रहा है? पानी किसकी हेल्प से मूव कर रहा है? तो तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया विंड्स। ठीक है, तीसरा क्या हो गया? विंड्स। अच्छा, अब जो करंट्स हैं, क्या वो इक्वेटर से बिल्कुल ऐसे सीधी सीधी जाती हैं, या मान लो कोई भी विंड है वो क्या ऐसे सीधी सीधी मूव करती है? नहीं करती है।
क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। और हमें पता है, हमें क्या पता है कि जब जब नदर्न हेमिस्फीयर में हम पढ़ते हैं तो नदर्न हेमिस्फीयर में विंड क्या होती है, विंड राइट साइड डिफ्लेक्ट हो जाती है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है, लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट होती है और नदर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड डिफ्लेक्ट हो जाती है। अच्छा, तो अगर अगर मान लीजिए ये हमारी इक्वेटर है, तो अगर इक्वेटर से विंड मूव कर रही है, सपोज ऐसे जा रही है, तो ये क्या होगी, राइट साइड डिफ्लेक्ट होती जाएगी, राइट साइड डिफ्लेक्ट होती जाएगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से मूवमेंट होता है। तो ये किसके कारण होता था, कोरियोलिस फोर्स के कारण, ऑफ कोर्स कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, ये किसके कारण होता था, कोरियोलिस फोर्स के कारण होता था। तो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, विंड हो गई, कोरियोलिस फोर्स हो गया। और भी क्या हो सकता है, और भी है। ठीक है, नंबर 4 हो गया, सॉरी नंबर 5। ठीक है, डेंसिटी। हमने आपको बताया कि जो पानी भारी होगा वो मूव नहीं करेगा, जो पानी हल्का होगा वो मूव करेगा। तो हल्के पानी से भारी की तरफ, अगर कहीं पे करंट्स के मूवमेंट के लिए डेंसिटी भी डिपेंड करती है कि अगर कम डेंसिटी होगी तो ही पानी मूव करेगा। ठीक है, नंबर सैलिनिटी। ठीक है, पानी है, पानी में सॉल्ट की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, एक पानी है जिसमें सॉल्ट की मात्रा कम है या नहीं है, कौन सा पानी जल्दी मूव करेगा, बिल्कुल ये वाला। ठीक है, तो सैलिनिटी समझ में आ गई कि जिसमें ज्यादा सॉल्ट है वो कैसे ही मूव करेगा। ठीक है, नहीं करेगा। तो हमें एक ढाल चाहिए, उसके लिए क्या क्या चीजें डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर। मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है तो मॉलिक्यूल ऊपर उठ जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे तो ऐसे कुछ ढाल बन जाएगा और पानी मूव करेगा। प्रेशर हमने देखा, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, विंड इधर चल रही है तो पानी को उठा करके यहाँ पटक दिया, अपने साथ ले जा करके। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स जो उनके डिफ्लेक्शन में काम आ रहा है। डेंसिटी और सैलिनिटी, अगर पानी भारी है तो मूव नहीं कर पाएगा, तो उसमें भी ढाल क्रिएट होगा, एक तरफ ज्यादा सैलाइन वाटर है, एक तरफ कम सैलाइन वाटर है, तो कम से ज्यादा की तरफ जाएगा। उसके बाद नंबर 7 पे आ जाएगा टोपोग्राफी। ठीक है, नंबर 7 पे क्या है, टोपोग्राफी। क्या है टोपोग्राफी, माउंटेन्स, ब्रिजेस या प्लेट्यू, ये सब कुछ, या लैंड मास आ गया। सपोज ऐसे यहाँ ये नॉर्थ अमेरिका है, तो यहाँ पे अगर ऐसे विंड जा रही है, करंट जा रही है, ऐसे करंट जा रही है और ये लैंड है, तो लैंड में करंट भी ऐसे मूव करेगी, जहां जिस साइड इधर जैसा लैंड मास रहेगा वैसी विंड। ठीक है, जैसा सरफेस वैसी हवा, जैसा लैंड मास वैसी करंट। ठीक है, तो जैसा टोपोग्राफी रहेगा वैसी ही करंट मूव करेगी, वहीं से मुड़ जाएगी। मान लो यहाँ पे माउंटेन है और यहाँ से करंट आ रही है तो यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, तो टोपोग्राफी का भी इसमें एक रोल होता है। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ ओशनिक सरफेस वाटर इन डेफिनेट डायरेक्शन दैट इज नोन एज ओशनिक करंट। उसके अलावा ओशनिक करंट किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो ओशनिक करंट के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, तो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, विंड हो गया, कोरियोलिस फोर्स हो गया, डेंसिटी, सैलिनिटी एंड टोपोग्राफी, हमने सबको समझा। अब हम पढ़ते हैं करंट, उसके बाद उनकी इंपॉर्टेंस को देखेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, मैंने मैप नहीं बनाया क्योंकि टाइम लगता। तो ये मान लीजिए ये क्या है, ये हमारी इक्वेटर है। ये क्या है, इक्वेटर है, जो अफ्रीका के बीचों बीच और साउथ अमेरिका के नॉर्थ में है। ठीक है, इस इक्वेटर से जितनी भी करंट जाएंगी ऊपर की तरफ, वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी वार्म करंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, बिल्कुल मेंटेन्ड है। तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से यहाँ के एरिया से जितनी भी करंट जाएंगी वो कैसी होंगी, वार्म होंगी। हमारे पोल्स रीजन से, जो ध्रुव हैं, ध्रुव से जो भी करंट आएगी वो कैसी करंट होगी, वो कोल्ड करंट होगी। ठीक है, तो इक्वेटर से जाने वाली जितनी भी करंट होंगी वो वार्म करंट होंगी और पोल से आने वाली जितनी भी करंट होंगी वो कोल्ड करंट होंगी। तो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है,
ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये यूरोप है और ये अफ्रीका है। ठीक है, जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लेते हैं ताकि आपको मैप में भी समझ आए, एटलस लेके आप बैठ सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, इनके बीच में एक सागर है, इनके बीच में एस शेप का एक सागर है। जब इनका मैप बनाएंगे तो वो एस शेप में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एस शेप का सागर है जिसको ओशियन है, जिसको क्या कहते हैं, अटलांटिक ओशियन कहते हैं। क्या कहते हैं, अटलांटिक ओशियन कहते हैं। तो जितनी भी करंट हम यहाँ पढ़ेंगे वो कहाँ पढ़ेंगे, नॉर्थ अटलांटिक में, और जितनी भी करंट हम यहाँ पढ़ेंगे वो कहाँ पढ़ेंगे, साउथ अटलांटिक में। ठीक है, तो जितनी करंट यहाँ पे होंगी वो नॉर्थ अटलांटिक की होंगी, जितनी करंट यहाँ पे होंगी वो साउथ अटलांटिक की होंगी। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये इक्वेटर है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, इनके बीच में एक ओशियन है जो अटलांटिक ओशियन है, और अटलांटिक ओशियन जो है वो कैसा है, एस शेप का है, और इसके नॉर्थ में जितनी भी हम पढ़ेंगे तो नॉर्थ अटलांटिक की करंट होंगी और ये साउथ अटलांटिक की करंट होंगी। ठीक है, इनके किनारे। ठीक है, अब करंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, यहां से करंट फ्लो करती है। जैसे ही गई तो ये कौन सी करंट है, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, नॉर्थ में है, इक्वेटर से जा रही है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। कौन सी करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, कौन सी करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। फिर यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक स्टेट है यूएसए का, फ्लोरिडा, एक स्टेट है यूएसए का फ्लोरिडा, उसके पास से करंट जाती है, उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं फ्लोरिडा करंट। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, फ्लोरिडा करंट। अभी याद करते चलो साथ में, फिर लिखवा देंगे। तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, देन फ्लोरिडा करंट। ठीक है, दो करंट हमने पढ़ ली। तीसरी करंट जो यहां से जाती है उसको कहते हैं गल्फ स्ट्रीम करंट। कौन सी करंट, गल्फ स्ट्रीम करंट। ठीक है, तो तीन करंट हमने पढ़ी। एक तो हमने पढ़ा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इक्वेटोरियल। ठीक है, दूसरी करंट हमने पढ़ी फ्लोरिडा करंट। याद रखना ये सारी कौन सी करंट हम पढ़ रहे हैं, वार्म करंट पढ़ रहे हैं। कौन सी करंट पढ़ रहे हैं, वार्म करंट पढ़ रहे हैं। तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, फ्लोरिडा करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, फ्लोरिडा करंट, उसके बाद गल्फ स्ट्रीम करंट, गल्फ स्ट्रीम करंट। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम करंट, फ्लोरिडा करंट। ठीक है, तो इतना क्लियर है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, फ्लोरिडा करंट, गल्फ स्ट्रीम करंट। अब थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ अटलांटिक करंट। कौन सी करंट, नॉर्थ अटलांटिक करंट। कौन सी करंट, नॉर्थ अटलांटिक करंट। तो यहां पे लिख लेते हैं नॉर्थ अटलांटिक। ठीक है, तो एक हमने पढ़ी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, दूसरी हमने पढ़ी फ्लोरिडा करंट, तीसरी हमने पढ़ी गल्फ स्ट्रीम करंट, चौथी हमने पढ़ी नॉर्थ अटलांटिक करंट। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, फ्लोरिडा करंट, गल्फ स्ट्रीम करंट, नॉर्थ अटलांटिक करंट। नॉर्थ इक्वेटोरियल, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक करंट। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे यूके, यूरोप में, यहाँ पे यूके के पास एक करंट जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, इरमिंजर करंट। कौन सी करंट, इरमिंजर, इरमिंजर। तो यहां से एक करंट जाएगी जिसको हमने क्या कहा, इरमिंजर करंट। कौन सी करंट, इरमिंजर करंट। ठीक है, कौन सी करंट, इरमिंजर करंट। तो यहां से जो करंट गई उसको हमने क्या कहा, इरमिंजर करंट। फिर उसके बाद और ऊपर यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे एक यूरोप की ही कंट्री है, क्या, नॉर्वे। ठीक है, यूरोप की ही कंट्री है क्या, नॉर्वे। नॉर्वे के पास से एक करंट जाती है जिसको हम कहते हैं नॉर्वेजियन करंट, नॉर्वेजियन। ठीक है, नॉर्वेजियन करंट। तो कितनी करंट हमने वार्म पढ़ी, 6 करंट। तो सबसे पहले नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, उसके बाद फ्लोरिडा करंट, उसके बाद गल्फ स्ट्रीम करंट, उसके बाद नॉर्थ अटलांटिक करंट, उसके बाद इरमिंजर करंट, फिर नॉर्वे के पास नॉर्वेजियन करंट। एक बार फिर से करते हैं, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, फ्लोरिडा करंट, गल्फ स्ट्रीम करंट, नॉर्थ अटलांटिक करंट, इरमिंजर करंट, नॉर्वेजियन करंट। एक बार फिर से करते हैं,
नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, फिर उसके बाद फ्लोरिडा के पास फ्लोरिडा करंट, फिर गल्फ स्ट्रीम करंट, फिर नॉर्थ अटलांटिक करंट, फिर उसके बाद इरमिंजर करंट, फिर नॉर्वेजियन करंट। ठीक है, तो ये सारी करंट कौन सी है? वार्म करंट है। ये कौन सी करंट है? वार्म करंट है। ठीक है, ठीक है, एक लास्ट बार करते हैं। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इक्वेटर के पास नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, फिर उसके बाद फ्लोरिडा के पास फ्लोरिडा करंट, गल्फ स्ट्रीम करंट, नॉर्थ अटलांटिक करंट, इरमिंजर करंट, सोचो, इरमिंजर करंट, नॉर्वेजियन करंट। तो ये वार्म करंट हो गई, कहां की? नॉर्थ अटलांटिक की वार्म करंट। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक की वार्म करंट। यहां पे ग्रीनलैंड है, यहां पे ग्रीनलैंड है जो डेनमार्क यूरोप की एक कंट्री है, उसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे क्या है? ग्रीनलैंड है, और ग्रीनलैंड के पास से करंट आती है। अब इसकी डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन कुछ ऐसे जा रही है, लेकिन वो डायरेक्शन उल्टी आ रही है, मतलब यहां से ऐसे उल्टी आ रही है, रिवर्स में, जो पोल से आ रही है। ठीक है, तो पोल से आने वाली करंट कैसी होगी? कोल्ड करंट होगी। पोल से आने वाली करंट कैसी होगी? कोल्ड करंट होगी। तो ये कोल्ड करंट है, और यहाँ पे कौन सी करंट है? सिंपल सी बात है कि ग्रीनलैंड से आ रही है ग्रीनलैंड करंट। ठीक है, यहाँ पे लेब्राडोर से आने वाली करंट लेब्राडोर, लेब्राडोर के पास आने वाली करंट लेब्राडोर करंट। तो एक क्या पढ़ा हमने? ग्रीनलैंड करंट, दूसरी लेब्राडोर करंट। ठीक है, एक हमने पढ़ा ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड करंट कोल्ड करंट है। दूसरी हमने क्या पढ़ा? लेब्राडोर, लेब्राडोर करंट। एक ग्रीनलैंड, दूसरी लेब्राडोर करंट। तीसरी करंट आती है इधर, इधर। ठीक है, तीसरी करंट आती है इधर, जो कौन सी करंट है? कैनारी करंट। कौन सी? किनारे पे है कैनारी करंट, हालांकि सभी किनारे पे है। ठीक है, कैनारी करंट मतलब किसी तरीके से याद करना है। ठीक है, ये कैनारी करंट, कौन सी करंट? कैनारी करंट। याद रखना, ये इधर से तो आती है, लेकिन अफ्रीका के नॉर्थ में आती है, नॉर्थ में है, अफ्रीका के बगल में। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में। तो ग्रीनलैंड करंट, लेब्राडोर करंट, कैनारी करंट, ये कोल्ड करंट है। ठीक है, एक बार सारी करंट पढ़ते हैं। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, फ्लोरिडा करंट, गल्फ स्ट्रीम करंट, नॉर्थ अटलांटिक करंट, इरमिंजर करंट, नॉर्वेजियन करंट, फिर उसके बाद ग्रीनलैंड करंट, लेब्राडोर करंट, कैनारी करंट। ठीक है, ये तीनों, ये जो 1, 2 और 3, ये तीनों कैसी हैं? कोल्ड करंट है। ये तीनों कैसी हैं? कोल्ड करंट है। और ये सारी कैसी हैं? वार्म करंट है। तो नॉर्थ अटलांटिक आपको समझ में आ गया। इसके आगे बढ़ते हैं साउथ में। साउथ में यहाँ पे एक कंट्री है साउथ अमेरिका की, ब्राजील। ठीक है, तो इक्वेटर से आने वाली जो करंट है, इक्वेटर से आने वाली करंट को हम क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल करंट। नॉर्थ में थी तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ में है तो साउथ इक्वेटोरियल करंट। कौन सी? साउथ इक्वेटोरियल करंट। उसके बाद ब्राजील के कोस्ट में इधर पे आएगी कौन सी? ब्राजीलियन करंट। ठीक है, कौन सी? ब्राजीलियन करंट। तो साउथ इक्वेटोरियल करंट, इधर पे ब्राजीलियन करंट। ठीक है, इसमें एक ही वार्म करंट है, याद रखना, साउथ अटलांटिक में एक ही वार्म करंट है। ठीक है, साउथ अटलांटिक में एक ही वार्म करंट है। तो कौन सी करंट है? ब्राजीलियन करंट। कौन सी करंट है? ब्राजीलियन करंट। इसके बाद यहां पे एक आइलैंड है, फॉकलैंड आइलैंड। कौन सा आइलैंड? फॉकलैंड आइलैंड। ठीक है, यहां पे कौन सा आइलैंड है? फॉकलैंड, फॉकलैंड। ठीक है, यहां पे कौन सा आइलैंड है? फॉकलैंड आइलैंड। और इस फॉकलैंड आइलैंड के पास से एक करंट आती है, उसको हम क्या कहते हैं? फॉकलैंड करंट। कोल्ड नेचर की है, जो इक्वेटर से आती हुई दिखे, जो इक्वेटर से आती हुई दिखे उसको हम क्या कहेंगे? जो इक्वेटर से आती हुई दिखे उसको हम क्या कहेंगे? वार्म करंट कहेंगे। और जो पोल से आती हुई दिखे उसको हम कोल्ड करंट कहेंगे। अब यहाँ पे एक करंट आती है अफ्रीका के साउथ में। अफ्रीका की बड़ी परेशानी है, नॉर्थ में भी कोल्ड करंट आती है, साउथ में भी कोल्ड करंट आती है। नॉर्थ में भी इतना बड़ा सहारा डेजर्ट, ठीक है, जो करंट है वो डेजर्ट फॉर्मेशन में के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
तो डिजर्ट फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत बड़ा डेजर्ट है अफ्रीका का, और यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट है। तो ये डेजर्ट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जहां पे भी कोल्ड करंट है वहां पे डेजर्ट के लिए, जैसे साउथ अमेरिका के इधर हम अभी पढ़ने वाले हैं, तो वो कौन सी करंट होगी, तो उस कोल्ड करंट होगी, तो वहां पे भी डेजर्ट है, ठीक है। तो एक तो बारिश नहीं हो रही, दूसरा माउंटेन के कारण नहीं हो रही, तीसरा विंड ईस्टर्ली विंड चल रही है उसके कारण नहीं हो रही है। अभी डेजर्ट का भी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो या शॉर्ट्स बना देंगे, ठीक है। तो ये हो गया साउथ अमेरिका में, यहाँ पे फॉकलैंड करंट, कौन सी करंट, फॉकलैंड करंट। और यहाँ पे कौन सी करंट है, बेंगुएला, बेंगुएला, ठीक है, ठीक है, बेंगुएला। यहाँ पे कौन सी करंट है, बेंगुएला, कोल्ड करंट है। यहाँ पे सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट, ठीक है, कालाहारी डेजर्ट, यहाँ पे सहारा डेजर्ट, यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट। ये कौन सी करंट है, बेंगुएला कोल्ड करंट, यहाँ से कैनारी करंट, ठीक है। यहाँ पे ब्राजील करंट, यहाँ पे फॉकलैंड करंट। इतना क्लियर है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से लेकर के हमने यहाँ पे सारी करंट पढ़ी, कौन कौन सी, फ्लोरिडा करंट, गल्फ स्ट्रीम करंट, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक करंट, इरमिंजर करंट। देखो एफ जी एच को छोड़ के आई, एफ जी एच को छोड़ के आई, और फिर एन, नॉर्वेजियन करंट, ठीक है, एफ जी एच को छोड़ के आई। तो इतना याद रहेगा, नॉर्थ इक्वेटोरियल, फिर एफ से फ्लोरिडा, जी से गल्फ स्ट्रीम, फिर नॉर्थ अटलांटिक, पहले नॉर्थ इक्वेटोरियल, बीच में नॉर्थ अटलांटिक, आई से इरमिंजर, और फिर एन, नॉर्वेजियन। इरमिंजर याद रहेगी तो नॉर्वेजियन अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद साउथ इक्वेटोरियल, ब्राजील, फॉकलैंड, बेंगुएला, साउथ इक्वेटोरियन, ब्राजील, फॉकलैंड, बेंगुएला। तो ये था हमारा अटलांटिक ओशियन, ठीक है। अटलांटिक ओशियन के नॉर्थ की करंट हमने पढ़ी, अटलांटिक ओशियन के साउथ की करंट हमने पढ़ी। अब हम बढ़ते हैं आगे। अफ्रीका के यहाँ पे मेडागास्कर है, यहाँ पे एक करंट है अगुल हास करंट, अगुल हास करंट, वार्म करंट है, ठीक है, अगुल हास करंट वार्म करंट है, ठीक है, अगुल हास करंट वार्म करंट है। मेडागास्कर, अफ्रीका के यहाँ पे मेडागास्कर है, मेडागास्कर के इधर एक करंट आती है इक्वेटर से, उसको क्या कहते हैं, अगुल हास करंट, ठीक है। अब इसके आगे इमेजिन करो, यहाँ पे यूरोप खत्म होता है, ये रसिया, ये इंडियन ओशियन है, ठीक है, और इधर पे ऑस्ट्रेलिया है, इधर पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, कुछ इस तरीके से, इधर पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में भी करंट है और वेस्ट में भी करंट है। तो इंडियन ओशियन की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। अफ्रीका के इधर मेडागास्कर में, इंडियन ओशियन में एक अगुलहास करंट है, एक वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है। ये करंट कैसी है, ठीक है, ये करंट कैसी है, कोल्ड करंट है, ये करंट कैसी है, कोल्ड करंट है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है। अगुलहास करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये कौन सी करंट हो गई, ये इंडियन ओशियन की करंट है, ठीक है। इंडियन ओशियन में कौन सी करंट है, अगुलहास करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। इंडियन ओशियन की करंट है अगुलहास करंट और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रसिया खत्म होता है और यहाँ से करंट जाती है, कौन सी करंट, पैसिफिक ओशियन में। तो एक हमने देखा कि यहाँ पे इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन कंप्लीट हो गए। अब मैप को चूंकि गोल गोल है, तो यहाँ इसके बाद कौन सा ओशियन आएगा, पैसिफिक ओशियन आएगा। समझना, ये इसके इधर और इसके इधर, मतलब इस चीज को आप उठा करके यहाँ रख दो और इधर की करंट अब पढ़ने वाले हैं हम। मतलब कि ये ऑस्ट्रेलिया के बाद अब यहाँ पे
इधर से फिर नॉर्थ अमेरिका और ये शुरू हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा ओशियन है? पैसिफिक ओशियन। और हम पैसिफिक ओशियन की करंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। इधर कहीं जापान के पास से, रसिया के पास से एक करंट जाएगी, वार्म करंट। कौन सी करंट? वार्म करंट, क्यूरोसियो। को क्या नाम है? क्यूरोशियो, क्यूरोशियो करंट। तो ये कौन सी करंट है? क्यूरोशियो करंट है। कौन सी करंट? क्यूरोशियो। फिर जैसे यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक थी, तो यहाँ पे क्या होगी? नॉर्थ पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक। ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक करंट। फिर इधर आएंगे, यहाँ पे अलास्का के पास एक करंट होगी। कौन सी करंट? ये याद रखना कि ये सारी वार्म करंट है। यहाँ पे अलास्का करंट। अलास्का क्या है? यूएसए की एक कंट्री, सॉरी यूएसए का एक स्टेट है, और यूएसए का स्टेट यहाँ पे है। मतलब ये कनाडा और यूएसए में अगर हम डिवाइड कर दें मैक्सिको, तो ये जो है ये यहाँ पे पढ़े हुए पार्ट में अलास्का करंट होगी। ठीक है, और यहाँ पे यूएसए के इधर पे एक कौन सा जगह है? कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। ठीक है, कौन से? कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया के पास से एक करंट आती है जो कोल्ड करंट है। कैसी करंट है? कोल्ड करंट है। तो हमने अभी क्या पढ़ा? क्यूरोसियो पढ़ा, नॉर्थ पैसिफिक, अलास्का। क्यूरोसियो, नॉर्थ पैसिफिक, अलास्का जो कि वार्म करंट है। क्यूरोसियो, नॉर्थ पैसिफिक, अलास्का जो कि वार्म करंट है। यहीं पे एक करंट आती है पोल की साइड से जिसका नाम है ओयासियो। क्यूरोसियो, ओयासियो, याद रखना, क्यूरोसियो, ओयासियो। तो इसको लिख देते हैं क्यूरोसियो, नॉर्थ पैसिफिक, अलास्का, सॉरी हाँ अलास्का। ये तीनों वार्म करंट है। ये कैसी करंट है? वार्म करंट है। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया और ओयासियो, ये कैसी करंट है? कोल्ड करंट है। कैलिफोर्निया, ओयासियो, ये कैसी करंट है? कोल्ड करंट है। ठीक है, तो क्यूरोशियो वार्म करंट है, उसके बाद नॉर्थ पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक, फिर अलास्का। आप मैप में जब इमेजिन करोगे, मैं आपको दिखा देती हूं। ये है हमारा वर्ल्ड मैप। ठीक है, ये क्या है? हमारा वर्ल्ड मैप है। ये हमारा वर्ल्ड मैप है। यहाँ पे जितनी भी करंट हमने पढ़ी, ये हम कहाँ की पढ़ रहे हैं? ये अटलांटिक, ये एस शेप में अटलांटिक ओशियन है। नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक, ये यहाँ से इक्वेटोरियल करंट, इक्वेटोरियल करंट, फिर यहाँ पे फ्लोरिडा करंट, फिर गल्फ स्ट्रीम करंट, फिर उसके बाद नॉर्थ अटलांटिक करंट, फिर यूके के पास यहाँ पे इरमिंजर करंट, फिर नॉर्वेजियन करंट, ये ग्रीनलैंड से आती हुई ग्रीनलैंड करंट, और यहाँ पे लेब्राडोर के पास लेब्राडोर करंट, और यहाँ अफ्रीका में आती हुई कैनारी करंट। ठीक है, इस तरीके से हमने साउथ की पढ़ी। अब हम कहाँ की करंट पढ़ रहे हैं? यहाँ की, जो यहाँ से जा रही है। यहाँ क्यूरोसियो, क्यूरोसियो के बाद नॉर्थ पैसिफिक, फिर उसके बाद इधर आ गए ये अलास्का, और अलास्का के बाद इधर पे कैलिफोर्निया, ये दिख रहा है इधर पे कैलिफोर्निया। ठीक है, तो इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे साउथ की करंट, तो इंडियन ओशियन में हमने दो करंट पढ़ी, एक अगुलहास, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन। अब एक करंट बची है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन, मतलब यहाँ की, और फिर हम आगे चले जाएंगे तो यहाँ पे। ठीक है, पैसिफिक में, साउथ पैसिफिक में दो करंट और बची हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब मैप में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये साउथ में यहाँ पे एक करंट है पेरू करंट। कौन सी करंट है? पेरू करंट, कोल्ड करंट है। ठीक है, पेरू करंट। और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, कौन सी करंट? वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ये कैसी करंट है? वार्म करंट है। तो ऑस्ट्रेलिया के एक साइड कोल्ड करंट है, ठीक है, और दूसरी साइड कैसी है? वार्म करंट है। ऑस्ट्रेलिया के भी वेस्ट में कौन है? डेजर्ट है। यहाँ पे भी डेजर्ट है, यहाँ पे भी डेजर्ट है, यहाँ पे भी डेजर्ट है। तो जहां जहां पे कोल्ड करंट है वहां वहां पे डेजर्ट है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, यहां की बात कर रहे हैं हम।
वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, फिर उसके आगे साउथ अमेरिका पेरू करंट। तो ये समझ में आ गया। कैलिफोर्निया करंट कोल्ड करंट है, ओयासियो करंट कोल्ड करंट है, ओयासियो करंट और कैलिफोर्निया कोल्ड करंट है। क्यूरोशियो नॉर्थ पैसिफिक अलास्का, क्यूरोशियो नॉर्थ पैसिफिक अलास्का ये वार्म करंट है। उसके अलावा साउथ अमेरिका में पेरू कोल्ड करंट है, इधर साइड ब्राजील, फॉकलैंड, वेनेजुएला, इसको नहीं भूल जाना है। इसके बाद वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है। तो यहां तक था हमारा करंट। ठीक है, इसके आगे पढ़ते हैं कि करंट जो है वो किस चीज के लिए हेल्पफुल है। जो हमारी ये करंट्स हैं वो किसके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। ठीक है, करंट किसके लिए हेल्पफुल है। मान लो ये नाव है, ठीक है, ये नाव को इधर जाना है और करंट भी इधर ही जा रही है, तो कितनी हेल्पफुल है नेविगेशन में, ठीक है। मान लो ये शिप है और शिप को इधर जाना है और ये करंट भी इधर जा रही है, तो कितनी हेल्पफुल है किसके लिए, नेविगेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, ठीक है, नेविगेशन के लिए हेल्पफुल है। दूसरा, अगर कोई वार्म करंट और कोल्ड करंट आमने सामने मिल जाती है तो ये एरिया किसके लिए फेमस हो जाता है, फिशिंग के लिए, फिशिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये किसके लिए हेल्पफुल है, फिशिंग के लिए हेल्पफुल है। नंबर थर्ड, ठीक है, फिशिंग के लिए हेल्पफुल है। नंबर थर्ड, ट्रेड इन ऑल वेदर कंडीशन, ठीक है, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए कैसे कि मतलब करंट की दिशा में आप जा रहे हो, डजंट मैटर कि कैसा क्या चल रहा है, तो ये ट्रेडिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है कि उसमें रुकावट नहीं आती है, ठीक है। ट्रेड इन ऑल वेदर कंडीशन। नंबर फोर्थ हमने बताया डिजर्ट फॉर्मेशन के लिए, डिजर्ट फॉर्मेशन, ठीक है, कोल्ड करंट के कारण डेजर्ट्स बनते हैं, बारिश होगी नहीं, कन्वेक्शनल करंट राइज ही नहीं होगी, ठीक है, डेजर्ट फॉर्मेशन। फिर उसके बाद नंबर फाइव क्या है, टेम्परेट साइक्लोन, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो पढ़ चुके हैं हम, ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, करंट्स की वजह से, ठीक है, मूवमेंट, सर्कुलर मूवमेंट। टेम्परेट साइक्लोन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। तो ये था नेविगेशन, फिशिंग, ट्रेड इन ऑल वेदर कंडीशन, डेजर्ट फॉर्मेशन, टेम्परेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो आई होप आपको ये ओशियन करंट का चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।